हेलो फ्रेंड्स। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो 10 सालों के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लो तो वो जो आपका फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से कहीं ना कहीं हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। और हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि डीयू में, इग्नू में, इन सब में जहाँ भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस रहता है वहाँ पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं फर्स्ट यूनिट से। तो अगर आपको देखो ये क्वेश्चन का नेचर है कि क्वेश्चन है आपका पहला, जैसे कि भारतीय प्रशासन के विकास पर चर्चा कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन भारतीय प्रशासन के विकास पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा भारतीय प्रशासन के विकास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। ये नंबर 3 हो गया हमारा। और नंबर 4 है कि भारतीय प्रशासन के विकास के चरणों, है ना, कितने इसके स्टेजेस रहे, इसकी समीक्षा कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो 4 दिख रहे हैं, पर इन चारों का आंसर क्या है केवल एक ही आंसर है जो आप पीछे अभी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के। तो क्वेश्चन पूछने का ये तरीका होता है, ठीक है, चाहे वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले विकास कैसे हुआ भारतीय प्रशासन का, या तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय प्रशासन के विकास पर आप चर्चा कीजिए, या तो ये क्वेश्चन पूछ ले भारतीय प्रशासन का विकास जो है वो हुआ है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आप बताइए या तो भारतीय प्रशासन के विकास के चरणों को पूछ ले। तो ये सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देख के मत परेशान मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा कर पूछता है लेकिन मतलब क्या होता है, मीनिंग सबकी एक ही है। तो जब भी इस तरीके से आप क्वेश्चन की शुरुआत करें, डीयू में, एनसी वेब में, इग्नू में, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इंट्रो में देना होता है कि पहले आपको भारतीय प्रशासन के बारे में बताना होता है कि भारतीय प्रशासन है क्या, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से शुरू होगा भारतीय प्रशासन से, ठीक है। तो हम बताएंगे भारतीय प्रशासन क्या है, जिसमें हमें बताना पड़ेगा भारतीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था उतनी ही पुरानी है या पुरातन है जितनी कि भारतीय सामाजिक व उसकी भारतीय सामाजिक संस्कृति की व्यवस्था पुरानी है, ठीक है। जिस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन के बाद अध्ययन का क्षेत्र विकास हुआ है और इन सभी व्यवस्थाओं के संचालन व प्रबंधन के लिए प्रशासनिक संरचनाओं व उनके संगठनों की आवश्यकता पड़ी है। ठीक इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं कि प्रशासन सभी व्यवस्थाओं का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। सभी जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं हमारे, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था हो, इन सभी का केंद्र बिंदु क्या होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हमारा प्रशासन होता है, ठीक है। फिर भारतीय प्रशासन का उत्थान प्राचीन काल से लेकर के ब्रिटिश काल तक, ठीक है, यानी ऋग वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश पीरियड तक जो रहा है, ये व्यवहारिक स्वरूप इसका रहा है। कैसा रहा है, व्यवहारिक स्वरूप रहा है। लेकिन उसके बाद इसका अध्ययन किया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे देश में या फिर अलग अलग देशों में जो है एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी शुरू हो चुका था। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये इंट्रो है, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट इंट्रो है, यहाँ से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। फिर अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब पूछा हुआ क्वेश्चन इसी में कि इसके कितने, इसके चरण कैसे हैं ना, कितने चरणों में इसका विकास हुआ। अब हम बताएंगे भारतीय प्रशासन के विकास के चरण कैसे हैं, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। तो जिसमें हम बताएंगे सबसे पहले ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वेद में कैसे इसका विकास हुआ, ठीक है। तो ऋग्वेद में भारतीय प्रशासन का जो स्वरूप रहा है, कैसे रहा है, वहाँ पे राजतंत्रात्मक था, ठीक है, यानी यहाँ पे राजाओं का शासन होता था। राजा, राज्य और राजा को जन कल्याण का साधन माना जाता था, जन कल्याण का साधक ये माना जाता था कि राजा जो है वो राज्य का कल्याण करेगा। और यहाँ पर जो राज्य करने का स्वरूप था, जो शासन का स्वरूप था, जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस था, वो कैसा था, वो मोनार्की था, राजतंत्रात्मक था, ठीक है। फिर राजा अपने विभिन्न मंत्रियों से परामर्श करके क्या करता था, शासन को चलाता था। तो आज भी आप देखेंगे, आज भी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब अपने आप क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो पहले भी यही चीज़ें थी, पहले भी राजा अपने मंत्रियों से परामर्श लेता था, उनसे सलाह लेता था, सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन लेता था। मंत्रियों में सबसे प्रमुख जो होता था उसका नाम होता पुरोहित, ठीक है।
मंत्रियों में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था उसका नाम पुरोहित था। यानी पुरोहित ही सभी मंत्रियों का एक तरीके से लीडर होता था। जो पुरोहित कह देता था वही राजा उसको मानता था। फिर प्राचीन काल में या ऋग्वेद काल में जो था सभा और समिति नामक जन संस्थाएं भी यहाँ पर विद्यमान थी। सभा जो थी, सभा समिति से छोटी संस्था थी जिसकी सहायता से राजा दैनिक कार्य करता था। ठीक है, जो सभा थी वो समिति से छोटी थी। सभा और समितियों के माध्यम से राजा क्या करता था, डेली के अपने रूटीन को वो चलाता था कि कैसे पर डे उसको काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये सभा और समितियां जो संस्थाएं थी ये राजा को सहायता और सलाह के लिए भी बनाई गई थी। इन संस्था के माध्यम से ही वह अभियोग का नियंत्रण करता था। इन दोनों संस्थाओं का राजा के ऊपर नियंत्रण भी था, जो आगे चलकर यह नियंत्रण धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो गया या शिथिल हो गया। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जो सभा और समितियां संस्थाएं बनी थी इन्होंने राजा के ऊपर कुछ कंट्रोल बना के रखा कि राजा निरंकुश ना होने पाए, राजा जो है डिक्टेटरशिप ना होने पाए। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे चल के राजा के ऊपर से इन सभा और समिति जो संस्थाएं थी, जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, इनका कंट्रोल धीरे धीरे राजा के ऊपर से खत्म हो जाता है। ये तो हमने देख लिया कि वैदिक काल में। ठीक है, ऋग वैदिक काल में भारतीय प्रशासन का स्वरूप कैसे रहा है, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसके चरणों के विकास के बारे में बताइए। तो हम पहले बताएंगे ऋग वैदिक काल में कैसा प्रशासन रहा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में प्रशासन कैसे रहा है। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद होता था, ठीक है, जो राजा होता था इसका पैतृक अथवा वंशानुगत हो गया था पद। यानी कि राजा जो था, राजा का बेटा ही क्या होगा, फिर यहाँ पे राजा बनेगा। यानी कि उसकी जो उसके वंश होंगे वही राजा आगे चल के बनेंगे, और कोई दूसरा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। इस काल में राजा बहुत स्वच्छंद होते हुए भी निरंकुश नहीं था। यानी राजा के पास बहुत सारी स्वतंत्रताएं थी, बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी राजा जो था वो ऑटोक्रेटिक नहीं था, यानी कि डिक्टेटरशिप नहीं था। कहीं ना कहीं उसके ऊपर शक्तियां को नियंत्रित करने के लिए राजा को मंत्रिपरिषद होती थी, राजा को नियंत्रित करने के लिए सभा और समितियां बनाई गई थी। तो इस काल में भी वही चीज़ें मिलेंगी आपको जो ऋग्वैदिक काल में भी मिलती थी। इस काल में राजा के निर्वाचन का सिद्धांत समाप्त नहीं हुआ था। यानी अभी भी राजा का निर्वाचन होता था, जो इलेक्शन होता था राजा का, वो प्रजा ही करती थी, तथा उसके उत्तराधिकारी पर राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव और नियंत्रण रहता था। यदि मान लीजिए राजा कोई है, राजा का बेटा जो है उसका उत्तराधिकारी है, ठीक है, तो उसके राजा के बेटे के ऊपर बहुत सारे व्यक्ति जो मेन लीडर्स होते थे उनका नियंत्रण रहता था राजा के बेटे के ऊपर कि आगे चल के इसको भी राजा बनाना है। तो उसको अभी से पहले से ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। ठीक है, सभा समिति और मंत्री परिषद का राजा पर क्या था, प्रभाव बना हुआ था। राज्य की शासन व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक विभागों की रचना की गई थी, जैसे वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट था, फिर निरीक्षक विभाग था, फिर संरक्षण विभाग था, और सेना का विभाग बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती है। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से ही शासन को धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए थे। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, आर्मी डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट क्या थे, बनाए गए थे। तो आज भी ये सारे डिपार्टमेंट हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राचीन ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो प्रशासन का स्वरूप था वो भारतीय प्रशासन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है आगे चल के। फिर हम देखेंगे महाभारत और रामायण के काल में उस समय में कैसे प्रशासन चलता था, उस समय प्रशासन का स्वरूप कैसा था। तो इस समय जो प्रशासन का स्वरूप था, रामायण और महाभारत हमारे देश के क्या है, बहुत ही प्राचीन महाकाव्य है। रामायण कालीन शासन का स्वरूप जो था वो भी राजतंत्रीय था। यहाँ पर भी राजा कैसी थी, यहाँ पर जो राजा होता था वो राजा का जो स्वरूप होता था वो राजतंत्रात्मक था, और प्रजा यहाँ पर क्या थी, सुखी और समृद्धि थी। यानी प्रजा के पास बिल्कुल प्रॉस्परस थी प्रजा हमारी। ठीक है, जो हमारी सब्जेक्ट थी वो प्रॉपर तरीके से प्रॉस्परस थी, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई समस्याएं नहीं उत्पन्न होने पाता था राजा के कारण। तो राज्य का वास्तविक उद्देश्य धर्म पालन, सदाचार को प्रोत्साहन देना, प्रजा की सुख समृद्धि को बढ़ाना तथा ज्ञान को संरक्षण प्रदान करना था। राज्य का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे राजा होना चाहिए था। ठीक है, राजा का वास्तविक उद्देश्य क्या था, धर्म का पालन करे, सदाचार को बढ़ाए और प्रजा की सुख और समृद्धि को बढ़ाना, ये राजा का कार्य था। ठीक है,
तो राजा का यह भी कर्तव्य था कि वह धर्म का पालन करे, सत्य की रक्षा करे, अधर्म का नाश करे, विनम्र रहे, देश की रक्षा करे, जनता की सुख और समृद्धि को आगे बढ़ाए। तो ये सारे कार्य जो थे राजा के थे, कहीं ना कहीं ये कल्याणकारी कार्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज जैसे हमारा जो देश है वो कल्याणकारी कार्य कर रहा है, तो वैसे उस टाइम पे भी राजा का कार्य होता था, राजा का धर्म था कि वह प्रजा का कल्याण करे और राज्य को आगे बढ़ाए। रामायण से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन कार्य में मंत्रणा का विशेष महत्व था और प्रचलन भी था। मंत्रणा का तात्पर्य है कि डिस्कशन होता था। ठीक है, रामायण काल में भी, महाभारत काल में भी जो राजा कोई निर्णय लेता था तो वो सभी से परामर्श के आधार पर ही कोई भी डिसीजन लेता था, अपने आप से नहीं लेता था। रामायण से पता चलता है कि अमात्य का मतलब होता है मंत्री। ठीक है, मंत्रियों के अतिरिक्त और भी अनेक राज्याधिकारी होते थे। प्रशासन अनेक विभागों में विभाजित था। न्याय कैसा था? निष्पक्ष था, यानी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था रामायण के समय में, चाहे महाभारत के समय में। आप चाहे तो ऋग्वैदिक काल में भी देख लें, चाहे उत्तर वैदिक काल में देख लें, तो सारी जगह पे आपको निष्पक्ष और कल्याणकारी राज्य का वर्णन मिलेगा। और राजा का जो स्वरूप होगा, ठीक है, जो शासन का स्वरूप होगा वो राजतंत्रात्मक ही देखने को मिलेगा। फिर महाभारत में राज्य को सप्तांगी कहा गया है। यानी सप्तांगी कहने का मतलब होता है कि राज्य के 7 अंग हैं, 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, इस युग में राजतंत्र को ही प्रमुख शासन तंत्र माना गया है। महाभारत काल में और रामायण के काल में राजतंत्र को ही प्रमुख शासन तंत्र माना गया है। तो सामान्यतः राज्य के अधिकारी जो होते थे वंशानुगत होते थे। जैसे यहाँ के जो ऑफिसर्स जो स्टेट में होते थे, वे जैसे इनका जो सिलेक्शन होता था वो जैसे इनके फादर किसी ऑफिसर, कोई किसी डिपार्टमेंट ऑफिसर हैं, तो इनका लड़का भी उसी डिपार्टमेंट में या किसी अन्य डिपार्टमेंट में ऑफिसर बना दिया जाता था। ये इसको भी बोलते हैं वंशानुगत। ठीक है, इसी को हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो महाभारत में प्रशासन की अनिवार्यता को स्पष्टता घोषित किया गया है। शासन ही राजा को सुरक्षित रखता है और राज्य में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, शासन के संगठन की दृष्टि से महाभारत में 2 बातों का मुख्य रूप से विवेचन किया गया है कि शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनकी योग्यताओं का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महाभारत में जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि शासन के अधिकारी कैसे होंगे, है ना, उनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी। अगर अयोग्य अधिकारी होगा तो उसको शासन में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आज भी यही लागू होता है। आज हम सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो हमारा एग्ज़ाम होता है, हम अगर एलिजिबल हैं, हम क्वालिफाई कर पाते हैं, हम उतने योग्य हैं, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। अगर हम एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते तो हमें एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा लोक कल्याण के कार्य व प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य था। तो यह महाभारत काल की बातें पढ़ रहे हैं, रामायण के समय की बातें पढ़ रहे हैं। तो सम्राट को प्रशासन में सहायता देने के लिए 2 संस्थाएं थी। पहली थी मंत्रिपरिषद, दूसरी सभा। ठीक है, तो आज भी क्या है, आज भी हमारे संसद में मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए ही बनाई गई है। तो उस समय भी क्या होता था, उस समय भी राजा को, सम्राट को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद और सभाएं बनाई गई थी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन को आप लिखेंगे। तो हमने देख लिया कैसे कैसे भारतीय प्रशासन का विकास हुआ है, ऋग्वैदिक काल में कैसे रहा, फिर उत्तर वैदिक काल में कैसे रहा, फिर महाभारत और रामायण के समय कैसे रहा। फिर अब हम देखेंगे मौर्यकालीन में, ठीक है, मौर्यन पीरियड में कैसे भारतीय प्रशासन का विकास होता है। फिर मौर्यन पीरियड क्या होता है कि मौर्यन पीरियड में मौर्य प्रशासन में राजा ही साम्राज्य का प्रमुख होता था और कार्यकारी, न्यायिक एवं विधायी सभी शक्तियाँ क्या हो गई थी, अब यहाँ पे राजा के अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर समाहित हो गई थी। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन की ये विशेषता है कि जो न्यायिक शक्तियाँ थी, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थे, जो जुडिशियल पावर्स थे और जो लेजिस्लेचर पावर थे, सारे पावर्स एक ही व्यक्ति में आ गई थी, वो राजा के अंदर। इस काल में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, एक कुशल सेना नायक थे और विजेता होने के कारण वो एक उच्च कोटि के शासन भी था उनका। यानी कि कह सकते हैं कि जो मौर्यन पीरियड था, मौर्यन पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक कुशल सेना नायक भी थे, यानी एक वो एक कुशल सेना नायक के साथ साथ एक विजेता भी थे और उनके शासन व्यवस्था में, ठीक है, उनके शासन व्यवस्था में एक उच्च कोटि का मैनेजमेंट विद्यमान था।
चंद्रगुप्त के शासन का स्वरूप प्रबुद्ध राजतंत्र था। अब यहाँ पे देखिए, यानी मौर्यन पीरियड में भी क्या चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट थे, राजतंत्र यहाँ पे विद्यमान था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। आप चाहो तो कुछ पॉइंट्स को इन सब पॉइंट्स को पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आंसर को पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी हो, विशेषताएं बतानी हो, तो आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंक मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मौर्यन पीरियड में क्या था, पूरी सत्ता राजा के अधीन थी, यानी जितने भी पावर्स थे सारे राजा के अंदर समाहित थे, किंतु राजा का लक्ष्य क्या था, प्रजा का अधिक से अधिक कल्याण करना था। देखिए शक्तियां राजा के अंदर भले थी यहाँ पे, लेकिन राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता था, क्योंकि राजा के ऊपर कुछ कर्तव्य थे, राजा के कुछ अधिकार थे कि वो क्या करे, प्रजा का कल्याण करे। प्रजा के कल्याण में राजा अपना हित समझता था और राजा की आज्ञा व आदेशों को सर्वोच्च माना जाता था। ठीक है, राजा अकेला राज्य नहीं संभाल सकता था, सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति अकेला राज्य कभी भी नहीं चला सकता। तो उसको अपने राज्य को चलाने के लिए या तो मंत्रिपरिषद रखनी पड़ेगी, या तो सुनियोजित अधिकारियों का एक वर्ग होता था। यानी कि ये तो या तो प्लानिंग करके आप कोई ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट करें, या तो आप अपनी मंत्रिपरिषद को रखें, आप अकेले शासन को नहीं चला सकते हैं, सीधी सी बात। फिर एक थिंकर है मेगास्थनीज, जो यूनान का राजदूत था। इन्होंने राजा के परामर्शदाताओं में मंत्रीगण या मंत्रिपरिषद कह सकते हैं, फिर न्यायाधीश, सेनापति एवं कोषाध्यक्ष का क्या किया है, उल्लेख किया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके दरबार में बहुत सारे जो थे एडवाइज़र थे, बहुत सारे इसके मिनिस्टर्स थे, बहुत सारे जुडिशियल लोग रहते थे यहाँ पे, बहुत सारे सेनापति थे जो राजा को सलाह देते थे कि राजा कैसे कार्य करे, राजा को युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करनी है, राजा को प्रजा का कैसे कल्याण करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उसको मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया हुआ है। फिर कौटिल्य, चाणक्य जो इनका नाम है, ठीक है, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही एक सम्राट बनाया, उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी, बहुत सारी शिक्षाएं दी। तो अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यन पीरियड पढ़ रहे हैं तो कौटिल्य को ना पढ़ें तो ऐसा संभव नहीं होता। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने में ही कौटिल्य का बहुत बड़ा रोल है। तो कौटिल्य ने राज्याधिकारियों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है मौर्यन पीरियड में कि राज्य के अधिकारी कैसे कैसे होंगे, उनको क्या क्या डिपार्टमेंट मिलेंगे। उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य की फेमस जो बुक है इकोनॉमिक, ठीक है, ये अर्थशास्त्र ही बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इकोनॉमी नहीं कह सकते, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो जब भी आप आंसर लिखें तो कभी इनको कोटेशन कर दें, ठीक है, अर्थशास्त्र इस तरीके से, या फिर जैसे आपने लिखा मेगास्थनीज, इनकी बुक का नाम है इंडिका, ठीक है, इंडिका। एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका, ठीक है, ये इंडिका इनकी बुक है। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया कि 18 तीर्थ, यानी तीर्थ का मतलब उच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है, इन्होंने 18 तीर्थों का उल्लेख किया है, जिनमें से उपर्युक्त प्रथम 4 अधिकारी जो होते थे, 4 अधिकारी मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे, जो मंत्रिमंडल के भीतरी सदस्य होते थे जिनसे राजा महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देता था। इनको हम कह सकते हैं किचन कैबिनेट एक तरीके से। जैसे आज के टाइम पे जो कोई भी डिसीजन लेता है, जैसे अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना, ये 2-3 लोग मिलकर क्या करते हैं, सारे डिसीजन को लेते थे। वैसे ही मौर्यन पीरियड में भी कौटिल्य ने बताया कि जो 18 अधिकारी होते थे, ठीक है, 18 अधिकारियों में 4 अधिकारी ऐसे थे जो राजा को, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी थे, उन्हीं की सलाह पे ही चंद्रगुप्त मौर्य सारा कार्य करता था। और जो 14 अन्य जो डिपार्टमेंट के हेड थे, है ना, वो क्या करते थे, इनसे भी राजा समय समय पर परामर्श देता था और इन सभी को वेतन भी दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को वेतन नहीं देंगे तो बिना वेतन के कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि वेतन के माध्यम से ही वो अपना घर को या अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्या कर सकता है, आगे पाल पोस कर बड़ा कर सकता है। ठीक है, अगर उसको वेतन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे परेशान होंगे, उसका घर परिवार परेशान होगा, तो उसके लिए वो जिस कार्य के लिए उसे अपॉइंटमेंट दिया गया है फिर वो कार्य उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मंत्री भ्रष्ट हो जाए पैसों के लालच में। अब देखिए, संपूर्ण राज्य जो है प्रांतों में विभाजित था। जैसे आज हमारा देश क्या है, अलग अलग स्टेट में डिवाइड है, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी जो हमारा भारत देश था वो क्या था, छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था। क्षेत्र का
मुख्य अधिकारी प्रवेष्टा कहलाता था। वह सामान्य प्रशासन, कर वसूली, शांति सुरक्षा की देखभाल करता था। यानी जो मौर्यन टाइम में जो क्षेत्र का अधिकारी होता था उसको प्रवेष्टा कहा गया है, ठीक है, प्रवेष्टा कहा जाता था। और उसका काम यह था कि वो प्रशासन, जो सामान्य दैनिक प्रशासन होता था, डेली का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है पर डे, उसको देखता था। और उसके साथ वो टैक्स का कलेक्शन करता था और राज्यों में शांति एवं सुरक्षा की देखभाल करता था। उसको दंडनायक के अधिकार भी प्राप्त थे, यानी वो छोटा मोटा दंड भी दे सकता था, पनिशमेंट भी देने के लिए उसे अथॉरिटी मिली हुई थी। फिर मौर्यकालीन नगर व्यवस्था की विदेशियों ने प्रशंसा की है, ठीक है। यानी कि जो मौर्यकालीन में जो नगर की व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जो शहरों का निर्माण किया गया था मौर्यन पीरियड में, उसका उसका जो है उसका गुणगान जो है विदेशियों ने किया है। अपने जैसे मेगास्थनीज आए हुए हैं, उन्होंने अपनी इंडिका में किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, विदेशी लोग भी भारतीय प्रशासन की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने देखा कि भारत में जो है मॉडर्निटी का बहुत एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। फिर पाटलिपुत्र नगर पालिका का 30 प्रशासन सदस्यों की एक परिषद के हाथ में था, जो 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो आप अगर क्वेश्चन आंसर अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, मौर्य प्रशासन, उसके बारे में पॉइंट्स में लिख दीजिए, है ना, क्योंकि पैराग्राफ में कोई भी टीचर या एग्जामिनर बहुत कम पढ़ना पसंद करता है। अब देखिए हमने मौर्य पीरियड पढ़ लिया, अब देखेंगे गुप्त पीरियड में कैसे प्रशासन चल रहा था। इस समय में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली विचलित थी या प्रचलित थी। राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। देश में आंतरिक शांति एवं सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग बनाया गया था। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। तो ये सब नाम है इसके, ठीक है। यानी गुप्ता पीरियड में भी क्या था, गुप्ता पीरियड में भी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो मोनार्की था, शासन का रूप जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। और राजा को सहायता देने के लिए कैसे प्रशासन चलाया जाएगा, इसके लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई थी, एक मंत्रिपरिषद या बनाई गई थी। ये मंत्रिपरिषद जो थी राजा को सलाह देती थी कि कैसे शासन को प्रतिदिन या डेली के हिसाब से चलाना है, कैसे राज्य को आगे बढ़ाना है, कैसे प्रजा का कल्याण करना है। तो ये सारी बातें जो थी वो मंत्रिपरिषद थी, राजा को सलाह देने के लिए बनाई गई थी। शासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य जो है अनेक इकाइयों में बटा हुआ था। सबसे बड़ा जो विभाग था उसको प्रांत था, जिसको देश या भक्ति भी कहते थे, ठीक है। गुप्त काल में जो सबसे बड़ा प्रांत था उसको क्या बोला जाता था, उसको देश या भक्ति कहते थे। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका अधिकारी ग्रामाधिकारी ग्रामिक कहलाता था, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका अधिकारी ग्रामिक होता था। तथा गुप्त शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी और उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य का सुचारू रूप से शासन किया। ये तो गुप्त काल की बात रही है, ठीक है। अब देखेंगे राजपूत कालीन में कैसे कैसे, ठीक है, शासन का स्वरूप रहा, कैसे उन्होंने प्रशासन को चलाया। आपको इतना पढ़ने के बाद ये कॉमन पता चल रहा है कि चाहे गुप्ता पीरियड हो, चाहे क्या कहते हैं मौर्यन पीरियड रहा हो, चाहे आप ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक या फिर आप महाभारत या रामायण के पीरियड को पढ़ा आपने पीछे, तो इसमें आपको ये पता चल रहा है कि जितने भी शासन के स्वरूप रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे राजा का शासन चल रहा है। और राजा का कार्य इतना होता था कि राजा क्या करे, प्रजा का कल्याण करे। और राजा ने अपने कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई हुई है और शासन को चलाने के लिए अनेक छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाए हैं, अनेक छोटे छोटे राज्यों में शासन चलाने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति भी कर रखी है, ठीक है। तो अब राजपूत कालीन में देखेंगे कि राजपूत काल में गणतंत्रों के समाप्त होने से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का बोलबाला अभी भी बना हुआ है, ठीक है। राजपद जो था वो भी वंशानुगत यहाँ पे भी है, यहाँ पे यानी कि वंशानुगत का मतलब होता है कि राजा है तो उसका पुत्र ही क्या होगा, राजा बनेगा। तो राजा को परामर्श देने के लिए यहाँ भी मंत्रिमंडल की व्यवस्था या मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिल रही है। फिर केंद्रीय शासन संगठित यहाँ पे नहीं था, क्योंकि प्रांतीय शासन पर उन सामंतों का ही अधिकार होता था जो प्रायः स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। देखिए यहाँ पे जो प्रांत थे, प्रांतों में सामंतों की नियुक्ति की गई थी, सामंत ही प्रांतों का शासन चलाते थे। तो यहाँ पर जो केंद्रीय सत्ता थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि जो प्रांतों में ये सामंत थे, सामंत का मतलब होता है बड़े बड़े जमींदार थे, ये बड़े बड़े भूमिपति थे, इनके पास बहुत ज़्यादा जागीर थी, है ना,
बहुत ज़्यादा इनके पास पैसे होते थे, तो ये सामंत ही शासन को चलाते थे। तो जागीर प्रथा के प्रचलन से सामंतों के अधिकारों में क्या हो गई, भारी वृद्धि हो गई। साम्राज्य प्रांतों, जिलों, अधिष्ठानों और ग्रामों में क्या हुआ था, डिवाइड हो रखा था, विभक्त था, विभाजित था। फिर शासन पद्धति जो थी, गुप्तकालीन शासन पद्धति के आधार पर ही ये विकसित हुई है। फिर शासन के मुख्य विभाग का ढांचा मुख्यतः गुप्तकालीन था, यानी जो शासन चलाया जा रहा था वो गुप्ता पीरियड के आधार पर मुगल राजपूतकालीन शासन को चला रहे थे राजपूत, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया राजपूतों ने बहुत सारी चीज़ें या मैक्सिमम चीज़ें कहें तो किससे उठा लिया, इन्होंने गुप्त काल से उठा लिया, ठीक है। फिर देखेंगे हम सल्तनत कालीन में क्या क्या कैसे शासन चलता था। सल्तनत कालीन में आप रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, इन सबको पढ़ते होंगे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है। तो सल्तनत कालीन का जो एज रहा है वो रहा है 1206 से लेकर 1226 तक, 1206 से लेकर 1526 तक। तो सल्तनत कालीन में मूलतः क्या था, सैनिक शासन था, ठीक है, सैनिक शासन था। यहाँ पर सुल्तान निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे, यानी कि जो यहाँ का शासक था, जो यहाँ का सुल्तान था, वो निरंकुश था पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से क्या करता था, अपनी मनमर्जी से शासन को चलाता था। फिर भी शासन का संपूर्ण कार्य कोई अकेला नहीं कर सकता था। यहाँ पे भी सुल्तान ने अपनी सहायता के लिए कुछ मंत्रिपरिषद की या कुछ परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर रखी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कितने भी निरंकुश हों, कितने भी ताकतवर हों, कितने भी शक्तिशाली हों, आप अकेले प्रशासन को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। आपको प्रशासन चलाना है तो आपको अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, आपको मंत्रिपरिषद बनाना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा उस सलाह को आप माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन आप शासन को अकेले नहीं चला सकते। इसीलिए सुल्तानों को अपने शासन के प्रारंभ में अधिकारियों के एक व्यवस्थित शासन तंत्र की व्यवस्था करनी पड़ी। सीधी सी बात है, अगर आपको प्रशासन चलाना है तो आपको शासन तंत्र बनाना पड़ेगा, मैनेजमेंट चलाना है तो आपको एक ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी पड़ेगी। फिर सल्तनत काल में सुल्तान का पद क्या होता था, सर्वोच्च था। सुल्तान का मतलब राजा होता था, ठीक है, और उसे राजनीतिक, कानूनी, सैनिक अधिकार प्राप्त थे, यानी सारे अधिकार उसे ही प्राप्त थे। यह शासन न्याय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी था। देखिए, एक तरफ तो यहाँ पे सैनिक शासन था और सुल्तान निरंकुश भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन था वो न्याय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी था कि शासन में न्याय व्यवस्था को बनाए रखा जाए। अगर ये सुल्तान को ये भी पता था कि अगर ज़्यादा अन्याय फैलेगा, ज़्यादा प्रशासन में निरंकुशता आएगी, तो कहीं ना कहीं जनता क्या कर देगी, विद्रोह कर देगी राजा के प्रति, सुल्तान के प्रति, और सुल्तान का शासन क्या हो जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। अब देखिए मुगल प्रशासन, ठीक है, मुगल प्रशासन। अब यहाँ से ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय प्रशासन के विकास या भारतीय प्रशासन के विकास के चरण, है ना। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, एक ही क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे, हमने ये देखा अभी तक कि ऋग्वेद में कैसा प्रशासन रहा है, उत्तर वैदिक कालीन में प्रशासन कैसा रहा है, फिर हमने देखा कि मौर्य पीरियड में कैसा रहा है, महाभारत काल में कैसा रहा है, और इसके बाद हमने देखा गुप्त पीरियड में कैसा रहा, फिर दिल्ली सल्तनत में कैसा रहा। तो इन सबको देखते हुए फिर आगे देखेंगे फिर मुगल कालीन में प्रशासन कैसा रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, इसमें यहाँ से मुगल कालीन प्रशासन से एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्या बन सकता है क्वेश्चन, कि मुगल कालीन प्रशासन क्या है और मुगल कालीन प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। ये दोनों बातें क्या है, आप मुगल कालीन प्रशासन की विशेषताएं भी भारतीय प्रशासन के विकास में लिख सकते हो। दूसरी बात, अगर अलग से क्वेश्चन पूछ ले मुगल प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये सारी विशेषताएं मुगल कालीन की लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन, आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे मुगल कालीन प्रशासन क्या है। बाबर की विजय के साथ दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल शासन का क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाती है, प्रारंभ हो जाता है। यानी कि अब बाबर ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को हरा दिया, अब वहाँ पे अपना मुगल शासन को स्थापित कर दिया। बाबर का जो शासन था वो केवल 4 वर्ष तक चल पाया। बाबर केवल 4 वर्ष तक ही शासन किया। फिर उसके बाद उसके पुत्र हुमायूं, है ना, उसका बेटा हुमायूं था, हुमायूं के रूप में उत्तराधिकारी मिला उसे। तो परंतु उसे अफगानों के विरुद्ध बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा, ठीक है। युद्ध में देखिए क्या होता है, युद्ध में कभी भी
जो राजा होता था, ठीक, जो भी राजा होता था युद्ध में कभी भी पीछे हटने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था ये तो अगर हम पीछे हटेंगे तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें या तो हमारा लॉस हो रहा है, या तो इससे अच्छा हम लॉस, अपने लॉस होने से या तो हमारी इसमें ख्याति में कमी आएगी, हमारी प्रसिद्धि में कमी आएगी। इससे अच्छा है कि हम युद्ध में लड़के ही युद्ध को विजय प्राप्त करें, या फिर पराजय हमें जो भी मिलना है मिले, ठीक है। तो जो बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने अफगानों के साथ, ठीक है, अफगानों के साथ बड़े बड़े युद्ध लड़े। कुछ युद्ध में उसे विजय भी मिली, लेकिन कुछ युद्ध में उसे पराजय भी मिली। हुमायूं की मृत्यु जो होती है 1556 में हो गई। उसका अवयस्क पुत्र, यानी जो अभी उसका जो बेटा था, ठीक है, अभी वो वयस्क नहीं हुआ था, अभी मतलब उसकी एज 18 नहीं हुई थी, उसके बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था, अकबर, जिसे हम पढ़ते हैं अकबर, ठीक है। तो अकबर क्या होता है फिर, वो अल्प वयस्क रहता है, यानी पूरी प्रॉपर तरीके से अभी बच्चा ही होता है वो, और वो गद्दी पे बैठता है, उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 साल की होती है। वो उसी टाइम पे क्या होता है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और उसे गद्दी मिल जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पे वंशानुगत शासन चल रहा है, राजा के पुत्र ही राजा बनेंगे, ऐसी प्रथाएं विद्यमान हैं। फिर मुगल काल का वास्तविक संस्थापक यही अकबर था, ठीक है, बालक का मतलब यही अकबर, ठीक है, जो बाद में बड़े बड़े भारत के बड़े हिस्से का बादशाह बना। मुगलों में अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब प्रसिद्ध बादशाह रहे। ये सब मुगल काल के शासक रहे हैं, सुल्तान रहे हैं, ठीक है। फिर औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह बने और वे निर्बल असहाय सिद्ध हुए, ठीक है। सन 1707 के बाद से ही विशाल मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने पैर प्रसारने क्या कर दिए, भारत में शुरू कर दिए। देखिए अब 1600 से क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आना शुरू कर देती है और धीरे धीरे अपनी सत्ता को जमाना शुरू कर देती है भारत में। फिर अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें 1858 में गद्दी से उतार करके क्या कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से धीरे धीरे ब्रिटिश प्रशासन का, जैसे मुगलों का प्रशासन धीरे धीरे अंत होता है, तो मुगलों के प्रशासन के बाद से धीरे धीरे जो है ब्रिटिश प्रशासन और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आना शुरू कर देती है। फिर इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में और उसने अपना शासन शुरू किया, और धीरे धीरे उसने क्या किया, राजाओं को आपस में ही लड़ा लड़ा के उनके बीच फूट डालना शुरू किया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि मुगल प्रशासन क्या है, या फिर मुगल प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं। तो आपको मुगल प्रशासन की विशेषताएं पूछने तो आपको ये लिखनी है, मुगल प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए मुगलों ने प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक परंपराओं को बनाए रखा। मुगल बादशाह एक सर्वथा स्वेच्छाचारी शासक था और प्रशासन केंद्रीय स्वेच्छाचारी राजतंत्र था, ठीक है। देखिए मुगलों में अभी भी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो परंपरा के आधार पर चल रही थी, यानी जैसे अकबर ने शुरू किया था वैसे, जैसे बाबर ने शुरू किया वैसे हुमायूं ने शुरू किया, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, ये सारे ऐसे क्या कर रहे हैं, शासन को चलाते आ रहे हैं, ठीक है। और सभी राजा जो थे वे स्वेच्छाचारी बने हुए थे, यानी कि वे निरंकुश बने हुए थे। मुगल अविभाजित तथा सर्वसत्ता संपन्न था, निरंकुशता स्थापित करने में ये सफल रहे हैं। फिर मौर्यों ने नैतिकता, स्वास्थ्य, कल्याण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया था, तथा मुगलों ने स्वास्थ्य तथा कल्याण जैसी सामाजिक संस्थाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मौर्य जो पीरियड था उसने कल्याण पर, प्रजा के कल्याण की बात की, लेकिन मुगलों ने प्रजा के कल्याण पर उतना बल नहीं दिया। परंतु मुगलों की नागरिक सेवा कैसी थी, जो सिविल सर्विसेज थी मुगलों की वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। अब मुगल कालीन की विशेषताओं में पहली विशेषता, सॉरी क्या, दूसरी विशेषता में क्या डालना है हमें, मुख्य कार्यपालिका। इसकी एग्जीक्यूटिव कैसी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव जो थी मुगल काल की कैसी थी। तो इसमें हमें लिखना होगा कि मुख्य कार्यपालिका शक्तियाँ जो थी वो राजा में निहित थी, और प्रशासन वैयक्तिक था, यानी एक व्यक्ति चलाता था। समस्त प्रशासकीय जो तंत्र था राजा के आसपास या इर्द गिर्द घूमता रहता था। वह प्रजा द्वारा पितातुल्य या स्वेच्छाचारी समझा जाता था। यानी कहने का मतलब जो मुख्य कार्यपालिका, यानी सारी शक्तियां राज्य की किस में समाहित थी, राजा में, ठीक है, मुगल बादशाह में समाहित होती थी। और
प्रशासन तंत्र जो था, जितने भी ऑफिसर्स थे, सब राजा के आसपास इर्द गिर्द क्या करते थे, घूमते रहते थे। और प्रजा, जो राजा होता था वो प्रजा, जो राजा को प्रजा जो है, ठीक है, प्रजा जो है राजा को अपना पिता के समान मानती थी। अधिक अधिक बार ये देखा गया है कि बादशाह को प्रजा की भलाई करने वाले के रूप में माना जाता था। उस समय जो सिद्धांत माना जाता था वह था कि निरंकुश राजतंत्र दैवीय अधिकारी पर आधारित है। जनता के लिए बादशाह ही सब कुछ था, वह सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि था, सभी अधिकार उसके हाथ में थे, वही न्याय का स्रोत था। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी अधिकार थे, जितनी भी शक्तियां थी, सब बादशाह के हाथ में थे, बादशाह ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था। ठीक है, तो ये तो मुख्य कार्यपालिका हमने देख लिया मुगल शासन की। अब देखेंगे कि मुगल शासन की नौकरशाही कैसी थी। तो नौकरशाही थी, जो प्रशासनिक तंत्र क्या था, अस्थिर था, यानी स्टेबिलिटी नहीं थी वहां पर। वह राजा की इच्छा पर निर्भर करता था, किस व्यक्ति को कब तक रखना है, कब हटाना है उसे, ये सब चीज़ें क्या था, राजा के ऊपर था, यानी मुगल बादशाह के ऊपर निर्भर था। भर्ती का आधार जाति, रिश्तेदारी, आनुवंशिकता तथा राजा के प्रति व्यक्तिगत वफादारी भी था। प्रशासन का आधार क्या था, शक्ति का डर था। यानी जो भर्ती होती थी, जो नौकरशाहों की भर्ती थी, जो सिविल सर्वेंट की भर्ती होती थी, वो एक तो जाति के आधार पर होती थी, दूसरा जो उनके रिलेशंस होते थे उसके आधार पर होती थी, या फिर अगर किसी का पिता सिविल सर्विसेज में है तो उसका बेटा भी सिविल सर्विसेज में जाएगा। और एक बात और थी कि अगर आप राजा के प्रति वफादार हैं तो राजा के प्रति वफादार होने के कारण भी आपको भर्ती मिल जाती थी। ठीक है, तो जो ये प्रशासन चलता था, सभी व्यक्ति जो है वो राजा के डर के कारण राजा की आज्ञा को मानते थे, यही प्रशासन का क्या था, आधार था। अफसर मुख्यतः शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक बगावत और विद्रोहों से राजा के हितों की रक्षा करने, साम्राज्य की सीमा बढ़ाने और उसकी रक्षा करने तथा अन्य कर तथा राजस्व वसूलने में लगे रहते थे। जो भी सिविल सर्वेंट थे ये क्या करते थे, इनका बेसिकली काम था कि वो राज्य में व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बनाए रखें, जो विद्रोह कर रहे हैं उन विद्रोहों को समाप्त करें और क्या करें, राज्य के हितों को बढ़ाएं, और राज्य से टैक्स वसूलने का भी कार्य ये सिविल सर्वेंट करते थे। ठीक है, अब देखिए, सैनिक सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिकों की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। इस प्रकार नौकरशाही अपनी प्रवृत्ति में मुख्यतः कैसे थे, सैनिक थे। प्रत्येक श्रेणी को एक निश्चित दर में वेतन मिलता था, जिसमें से उसे एक निश्चित संख्या में हाथी घोड़े जुटाने पड़ते थे। यानी इस समय क्या हो रहा था, इस समय जितने भी सैनिक थे, जितने भी सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, उनको एक वेतन मिलता था, एक निश्चित उनका फिक्स वेतन था। उसी वेतन से क्या करते थे, वे हाथी घोड़े, सैनिक, जो भी उनको मतलब सेना को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, युद्ध को संचालित करने के लिए जो भी जरूरतें पड़ती थी वे खरीदते रहते थे। ठीक है, राज्य सेवाएं आनुवंशिक उत्तराधिकार नहीं था, नहीं उसमें कोई अन्य विशिष्टता थी। अफसरों को वेतन धन या अस्थायी समय के लिए जागीर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, यानी अफसरों को जो भी वेतन मिलता था, जो भी पद मिलता था, वो कोई परमानेंट नहीं होता था कभी भी। वो अगर आप योग्य नहीं है, अगर आप अयोग्य हैं तो आपको हटा दिया जाता था। ठीक है, फिर आप देखेंगे चौथा पॉइंट, सैनिक प्रशासन कैसा था मुगल काल का। तो सैनिक प्रशासन में देखेंगे कि मनसबदारी प्रथा का जो संबंध है मुख्यतः सेना व्यवस्था से था। इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त सैनिक तथा एक विशिष्ट श्रेणी के कुलीन सैनिक भी होते थे, जो राजा के प्रति अनन्य निष्ठा रखते थे। जो सैनिक प्रशासन था, है ना, जो मनसबदार थे वही क्या थे, सैनिक थे कहीं ना कहीं। तो जो ये मनसबदार थे, जो ये सैनिक प्रशासन था, इसमें क्या था, इसमें कुछ उच्च कुलीन या हाई क्लास के, एलिट क्लास के लोग रहते थे, जो शासन को चलाने में या फिर सैनिक व्यवस्था की देखभाल करने में मदद करते थे और राजा के प्रति क्या थे, ये वफादार थे। अब देखिए सैनिक प्रशासन में और क्या था, सेना में घुड़सवार भी थे, जो सेना की सबसे अधिक महत्वपूर्ण टुकड़ी मानी जाती थी। पैदल सेना भी थी इसमें, जिसमें किसान थे, नागरिक थे और इसके साथ साथ क्या था, तोपखाने की जो सेना में शामिल, तोपखाने को भी शामिल किया गया था, जिसमें तोपों तथा नेवी को भी शामिल किया गया था इसमें। तो मुगल सेना राष्ट्रीय न होकर विभिन्न तत्वों का मिश्रण थी। यानी कह सकते हैं कि जो मुगल सेना थी वो राष्ट्र की सेना नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं ये अलग अलग डिपार्टमेंट से खरीदी हुई सेनाएं थी। जैसे जैसे संख्या में बढ़ती गई मुगल की सेनाओं में जैसे सेनाओं की संख्या बढ़ती गई और ये क्या हो गई, ये अलग अलग जातियों की इसमें समावेश हो गया, अलग अलग जातियाँ इसमें समाहित हो गई सेना में, जिससे क्या हुआ, अंत में राजा के लिए एक चुनौती उत्पन्न हुई। अब राजा इस सेना को संभालने में असफल हो गया। ठीक है, फिर होता क्या है आगे चल के
फिर सैनिक जो है धीरे धीरे सम्राट के प्रति निष्ठावान न होकर के जो सैनिकों की भर्ती करता था, ठीक है, उनके प्रति क्या हो गए, ये उनके प्रति निष्ठावान अपनी अपनी श्रद्धा दिखाने लगे। अब ये सैनिक राजा से इनका कोई लेना देना नहीं रह गया था, इनको जो खरीदता था, जो इनको अपॉइंटमेंट देता था, उसके प्रति ये क्या हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए। जल्दी ही अनुशासनहीनता व्यवस्था क्या हो गई, व्याप्त हो गई पूरे राज्य में, साम्राज्य में, और सेना के स्तर में क्या आ गई, गिरावट आ गई, जो कि जहांगीर के समय में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। फिर अब मुगल कालीन की प्रशासन व्यवस्था कैसी, पुलिस व्यवस्था कैसी, यहाँ पे पुलिस व्यवस्था में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के मुखिया तथा उसके अधीनस्थ चौकीदारों द्वारा पुलिस की तरह नियंत्रण रखा जाता था। यह व्यवस्था 19वीं शताब्दी तक चलती रही, ठीक है, जो ये व्यवस्था चल रही थी पुलिस प्रशासन की, ये 19वीं शताब्दी तक चलती रही। और शहरी कस्बों में यह काम कोतवाल करते थे। कोतवाल के अनेक कर्तव्यों में चोरी को पकड़ना, जान माल की सुरक्षा करना, मूल्यों तथा नाप तोल पर भी नियंत्रण लगाना था। यानी जो कोतवाल होता था या पुलिस का अधिकारी जो होता था, वो क्या करता था, चोर को पकड़ना था, चोर को गिरफ्तार करना, या फिर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है या नाप तोल में कोई कम ज़्यादा कर रहा है ना, मेजरमेंट में कोई कमी कर रहा है, तो उसको भी वो पकड़ के राजा के सामने ले जाता था। और गुमशुदा लोगों की तलाश करना, मृतकों की संपत्ति की सूची बनाना, ये सब क्या थे, ये सब कोतवाल या पुलिस प्रशासन के कार्य थे। अब 6 पॉइंट नंबर देखिए, केंद्रीय प्रशासन। मुगल काल में केंद्रीय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला जाता था। सामान्य प्रशासन की भांति ही केंद्रीय प्रशासन भी व्यक्तिगत तथा पितृवत का मतलब है पैतृक था, ठीक है, यानी कह सकते जैसे सामान्य प्रशासन चलाया जाता था, वैसे ही केंद्रीय प्रशासन में यहाँ पर क्या था, वंशानुगत प्रशासन विद्यमान था। जब तक राजा का नियंत्रण रहता था, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। जहाँ उसका नियंत्रण कमजोर पड़ गया, पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती थी, जैसा कि शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में दिखाई दे रहा है। यानी इसमें यह बताया गया है कि केंद्रीय शासन यानी जो बादशाह होता था, अगर बादशाह का नियंत्रण पूरे राज्य पर प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, तो शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से चलती रहती थी। जैसे ही बादशाह अयोग्य होता था, जैसे ही बादशाह के अंदर वो क्वालिटी नहीं थी कि वो शासन को ढंग से चला सके, ठीक है, अकबर और हुमायूं जैसे जो बादशाह हुए, उन्होंने शासन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, शाहजहां ने शासन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। लेकिन उसके बाद औरंगजेब और शाहजहां जैसे कुछ अयोग्य शासकों के शासन, अयोग्य तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि औरंगजेब और शाहजहां के शासनकाल में क्या होता है कि यहाँ पर केंद्रीय जो पकड़ थी, है ना, जो सेंट्रल की पावर्स थी सारी, ये क्या करते हैं, ये लोग धीरे धीरे विलासिता की ओर बढ़ जाते हैं, और इनकी जो केंद्रीय पकड़ थी, है ना, जो सेंट्रल की पावर थी, वो धीरे धीरे क्या हुई, कमजोर हो गई, और राज्यों की शक्तियाँ बढ़ने लगी। जैसे राज्यों की शक्तियाँ बढ़ने लगी, तो दूसरी तरफ क्या करते हैं, ब्रिटिश अधिकारी जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जो थे, वे राजाओं के अपने आपस में संघर्ष करा देते थे, युद्ध करा देते थे, और जो राजा जीतता था उसको वो अपने फेवर में लेकर के उससे कुछ जमीनें लेते थे, कुछ सेनाएं ले लेते थे। इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपना शासन को आगे चलाया, ठीक है। फिर वकील और वजीर दो सर्वोच्च अधिकारी होते थे मुगल काल में, जिनमें से वकील का पद जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, उच्च था। वह राज्य के प्रति संरक्षण के रूप में काम करता था, और उस राज्य की पूरी देखभाल करना जो था, जो पूरा कार्यभार था, किसके ऊपर था, वजीर के ऊपर था, ठीक है, वकील के ऊपर था। तो केंद्रीय प्रशासन कहने का इसमें यह बताया गया कि केंद्रीय प्रशासन जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जितना मजबूत होता था, उतना ही राजा, उतना ही प्रशासक जो होता था, उतना ही मुगल बादशाह जो था, उतना ही शक्तिशाली माना जाता था। अब ये तो केंद्रीय प्रशासन था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रांतीय प्रशासन। अब मुगल प्रशासन की प्रवृत्ति केंद्रीकरण तथा वैयक्तिक होने के कारण प्रांतीय प्रशासन के अधिकारी केंद्र के क्या हो गए थे, मात्र एजेंट के रूप में काम करने लगे थे, ठीक है। अब मुगल प्रशासन में क्या होने लगा था कि जो प्रांत के अधिकारी थे वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते थे। जैसे कि आज राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल क्या है, आज राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, एक एजेंट होता है, राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है, जो सारी सूचनाएं राज्य की कहाँ पे देता है, केंद्र सरकार को। तो वैसे ही पहले भी मुगल काल में भी ऐसे होता था कि जो मुगल ऑफिसर्स होते, जो मुगल बादशाह होते थे, वे एक अपना एजेंट नियुक्त कर देते थे राज्यों में, प्रांतों में, कि वो सारी सूचनाएं प्रांतों में क्या चल रहा है, कैसे शासन चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, उसकी पूरी सूचना वो राजा को देते थे, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या था कि
साम्राज्य जो था प्रांतों में डिवाइड हुआ था। जो मुगल साम्राज्य था वो कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुआ था, डिवाइड था। राज्य का मुखिया जो होता था वो सूबेदार कहलाता था। ठीक है, सूबा या प्रांत दोनों का मतलब एक ही होता है। उसकी नियुक्ति शाही फरमान के द्वारा होती थी। शाही फरमान का मतलब राजा के आदेश से होती थी इसकी सूबेदार की नियुक्ति, तथा उसे पद का अधिचिह्न तथा अनुदेशन पत्र भी दिया जाता था, जिसमें उसकी शक्ति तथा जिम्मेदारियां भी दर्ज होती थी। फिर प्रांत के प्रशासनिक कर्मचारियों का प्रमुख होने के नाते वो प्रांत में क्या करता था, शांति और व्यवस्था को बनाए रखता था। कौन? सूबेदार। ठीक है, जो सूबेदार होता था उसका काम था कि प्रांत में क्या करे, प्रांत में उसकी नियुक्ति हो रही थी, प्रांत में शांति और व्यवस्था को बनाए रखे। ठीक है, फिर अगला, स्थानीय सिविल तथा आसूचना कर्मचारियों के साथ सख्ती से व्यवहार किया तथा अपने मातहत, मातहत का मतलब होता है जो अपने हित में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके जानकार हैं, आपके मातहत क्या कर रहे हैं, आपके मातहत स्थानीय मुखियों से प्रशंसा भी पाता था। वह स्थानीय जमींदारों पर भी नियंत्रण रखता था और राजनीतिक प्रभाव भी उत्पन्न करता था। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो मुगल का प्रांतीय प्रशासन था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सारी सूचनाएं होती थी राज्यों की, प्रांतों की, वो सूचनाएं जो है वो केंद्र की तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सूबेदार नियुक्त किए गए थे, सारे सूबेदार क्या थे, अपने बादशाह को सारी सूचनाएं प्रांतों से भेज रहे थे। फिर अब देखेंगे अगला पॉइंट हमारा जिला तथा स्थानीय प्रशासन। सूबा या प्रांत तो सरकारों में विभाजित था। ठीक है, जो दो प्रकार के थे, जैसे एक कुछ तो बादशाह द्वारा नवनियुक्त अफसरों द्वारा नियुक्त होते थे और कुछ करदाता राजाओं के मातहत द्वारा। प्रत्येक सरकार का मुख्य प्रशासक फौजदार होता है। यानी देखिए अब जिला और स्थानीय लेवल पर भी क्या किया गया, अब प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाने लगी। तो अब प्रत्येक सरकार का एक मुख्य प्रशासक बना दिया गया यहाँ पे, जिसका नाम क्या था, फौजदार। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रांतीय गवर्नरों के मातहत होने पर भी वे शाही सरकार से सीधे संपर्क रख सकते थे। नियुक्ति के समय फौजदार को नीति तथा आचरण संबंधी हिदायतें दी गई थी। वह सैनिक बल का प्रभारी भी होता था और विद्रोहों के दमन तथा अपराधों की छानबीन करता था। यानी जो फौजदार की नियुक्ति की गई है प्रांतों या जिलों में, ठीक है, जिलों में स्थानीय शासन को चलाने में जो फौजदार की नियुक्ति की गई है वो क्या कर रहा है, वो अब सीधे राजा से संपर्क भी रख सकता है और उसको नियंत्रण में रखने के लिए राजा ने कुछ फरमान जारी किए हैं, जैसे कि वो कैसे काम करेगा, उसके क्या आचरण होंगे, क्या उसके आचरण के माध्यम से वो कैसे कार्य करेगा, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से वो क्या कर रहा है, वो सारी सूचनाएं जो जिला की सूचनाएं हैं, जो वो स्थानीय प्रशासन की सूचनाएं, वो जो है प्रांतों के माध्यम से फिर राजा तक सीधा जा रहा है। फिर इसके बाद आता है राजस्व प्रशासन कैसे चल रहा है मुगल काल में। तो राजस्व प्रशासन में देखेंगे हम कि भू राजस्व परंपरागत रूप से राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होने के कारण इसका महत्व मुगल काल में भी देखा जा सकता है। आप प्राचीन काल में भी देखेंगे कृषि अर्थव्यवस्था से हमारी जो अर्थव्यवस्था रही है, जो हमारा प्रशासन चलता था, बेसिकली वो कृषि एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड था। तो जो एग्रीकल्चर से जो राजस्व हमें इकट्ठा मिलता था उसी से हम अपना शासन को चलाते थे, क्योंकि राज्य की अधिकांश आय जो थी वो भू राजस्व से प्राप्त होती थी। ठीक है, यानी जमीन से जो कर मिलता था, जो फसलों से हमें टैक्स मिलता था, उसी से राजा अपना शासन चलाता था। इसीलिए राजस्व के प्रशासन का बहुत महत्व था। राजस्व की वसूली के लिए नौकरशाह या सिविल सर्वेंट के अतिरिक्त अनेक अधिकारियों की नियुक्ति या फिर अनेक बिचौलिए भी नियुक्ति किए गए थे। फलस्वरूप किसान वर्ग का इसमें क्या होता था, शोषण होता था और उन्हें फताया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो ये टैक्स, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी बातें की जा रही थी, तो इसमें ये हो रहा है बेसिकली कि किसानों के ऊपर पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका पूरा तरीके से डिमोलिश किया जा रहा है उनको। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी देखिए अकबर फिर आता है। फिर अकबर के टाइम पे क्या होता है कि मुगल शासन में, अकबर के शासन काल में जब टोडरमल को दीवाने अशरफ नियुक्त किया गया तब कुछ प्रमुख सुधार किए गए। ठीक है, ये सुधार क्या थे, टोडरमल ने राजस्व वसूल करने की एक मानक प्रणाली स्थापित की, जिसकी मुख्य विशेषता भूमि की पैमाइश तथा सर्वेक्षण, भूमि का वर्गीकरण तथा दरों का निर्धारण करना था।
देखिए अकबर ने कहा कि इस तरीके से अगर हम राजस्व को वसूलते जाएंगे तो इससे जो हमारे किसान वो क्या होंगे, प्रताड़ित हो रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि टोडरमल को क्या बनाया, दीवाने अफसर नियुक्त किया गया। तो दीवाने अफसर का ये काम था कि राजस्व की वसूली के लिए कुछ कानून बनाना, कुछ मानक तय करना। तो टोडरमल ने एक कानून बनाया कि टैक्स मनमाने तरीके से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो भी टैक्स वसूले जाएंगे उन टैक्स को वसूलने में किसान टैक्स उसी आधार पर देंगे जब तक उनकी जो भूमि है, जब तक उनकी जो जमीन है उसका माप तौल नहीं हो जाता, उसकी पैमाइश नहीं हो जाती, तथा उसका सर्वेक्षण नहीं होता, जब तक उसका ऑब्जर्वेशन नहीं होता कि इस भूमि से कितना उपज हो रहा है, कितनी चीज़ें निकल रही हैं, है ना। और भूमि का वर्गीकरण, क्या ये भूमि बंजर है ना। तो जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी तो उसी के आधार पर अगर किसी की भूमि बंजर है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना, अगर किसी की भूमि कम है तो उसे कम भूमि के अकॉर्डिंग टैक्स देना है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर दिया टोडरमल ने, एक व्यवस्थित तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से उसने भूमि का पैमाइश बना दिया, इसी आधार पर भूमि को आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसने वैज्ञानिक तरीके से सारी चीज़ों को स्टैब्लिश कर दिया। अब देखिए मुगल काल में न्याय प्रशासन कैसा रहा है। न्याय प्रशासन के लिए दो तरीके के न्यायालय बनाए गए थे। एक दीवानी न्यायालय जो सिविल जुडिशियल था। इसमें क्या होता था, मुगल राज्य मुसलमान राज्य होने के कारण कुरान के नियमों पर आधारित था बेसिकली, ठीक है। कुरान के नियमों को पालन किया था। वे प्रथागत कानून की अवहेलना नहीं करते थे, समानता के नियमों का पालन करते थे। तो भले से ही वहाँ पे मुगल काल में जो था कुरानों के आधार पर शासन चलाया जा रहा था, लेकिन वे क्या करते थे, वे समानता को फिर भी समानता के नियमों का पालन करते थे, ठीक है। बादशाह का निर्वाचन तभी माना जाता था जब यह धार्मिक कानून के खिलाफ ना हो। धार्मिक कानून का मतलब है जब वो कुरानों के खिलाफ ना हो, ठीक है। यानी किसी भी बादशाह का, किसी भी मुगल बादशाह की नियुक्ति होती थी तो वो कुरानों के आधार पर ही होती थी। अगर किसी बादशाह का जो इलेक्शन हुआ है या फिर निर्वाचन हुआ है उसका, अगर वो धार्मिक कानून के खिलाफ है, ठीक है, धार्मिक कानूनों के आधार पर नहीं है, तो वो क्या हो जाता था, वो नियुक्ति जो है वो वैध नहीं होती थी, वो अवैध मानी जाती थी। तो जो भी राजा की नियुक्ति होती थी, जो भी मुगल बादशाह की नियुक्ति होती थी, वो धार्मिक आधार पर होती थी या धार्मिक कानूनों के आधार पर होती थी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि न्याय प्रदान करने के लिए दो तरीके के दंड थे। मुख्य काजी तथा अधीनस्थ काजी होते थे यहाँ पे, जो दीवानी तथा फौजदारी दोनों के लिए इस्लाम के कानून को मानते थे। बेसिकली इस्लाम के कानून को ही मानेंगे क्योंकि यहाँ पर जो शासन चलाया जा रहा था वो कुरान के नियमों के आधार पर चलाया जा रहा था। दूसरा जो था इनका धर्मनिरपेक्ष अफसर भी थे, जिसको मीर अदल, ठीक है, कहा था, जो दोनों संप्रदायों के उन मामलों को फैसला करता था जिसके लिए दोनों संप्रदायों के कानूनों में कोई विशेष व्यवस्था की गई है। बादशाह मूल अपील तथा अधिकार का क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करता था वो। यानी कि कुछ एक तो थे जो मुख्यतः धार्मिक कार्य देखते थे, है ना, धार्मिक मामलों में डिसीजन देते थे जो इस्लाम के कानून थे। दूसरी तरफ कुछ हिंदू भी थे, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अगर कोई कानूनों को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए एक धर्मनिरपेक्ष अफसर की नियुक्ति की गई जिसका नाम मीर अदल था, ठीक है। वो ये देखता था कि हिंदू के क्या कानून है और मुसलमानों के क्या कानून है, तो उन दोनों के कानूनों को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन देता था। अगर दोनों संप्रदायों को लेकर अभी भी कोई मसला बना हुआ है कि ये चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, तो दोनों बादशाह के पास सीधे या मुगल बादशाह के पास सीधे जा सकते थे, ठीक है। फिर ये तो सिविल मामले थे। अब यहाँ पे देखते हैं क्रिमिनल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फौजदारी के मामले कैसे थे। फौजदारी न्यायालय के लिए फौजदारी न्याय के लिए मुसलमान तथा गैर मुसलमान दोनों के लिए कुरान का ही सहारा लिया जाता था। यानी अब देखिए जो क्रिमिनल मामले होते थे, यहाँ पे अगर किसी ने किसी व्यक्ति का हत्या कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो यहाँ पे अब जो है वो सामान्य कानून का पालन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे कुरान के आधार पर ही कोई दंड की व्यवस्था की गई, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो। मुस्लिम कानून के अनुसार जुर्म 3 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। पहला है ईश्वर के प्रति किया गया जुर्म, पहला था। अगर आपने ईश्वर के प्रति या अल्लाह के प्रति, खुदा के प्रति कोई जुर्म किया है तो एक पहला जुर्म था। फिर दूसरा जुर्म था राजा के प्रति किया गया जुर्म, यानी कि आपने राजा को मारने की कोशिश की या राजा की आज्ञा न मानी, इस तरीके का कोई जुर्म आपने अपराध किया। तीसरा जुर्म था कि किसी सामान्य व्यक्ति के प्रति किया गया अपराध, ठीक है। ये 3 तरीके के क्या थे? जुर्म थे या अपराध थे। तो इसमें क्या था कि नियम, जो जैसा आप जुर्म करोगे, जैसे आप अपराध करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सजा भी 3 प्रकार से थी। जैसे जो पहला जो था ईश्वर के प्रति किया गया जुर्म जो था, ठीक है, ईश्वर के प्रति किए गए जुर्म में क्या था? कोड़े मारने की सजा थी।
ठीक है। खुदा या कुरान द्वारा निर्धारित की गई सजाएं जिसमें कोड़े मारने तथा मौत की सजा आदि आती थी। दूसरे प्रकार की जो थी, दूसरे प्रकार में राजा के प्रति अगर आपने कोई बात नहीं मानी तो किसास या प्रतिकार के रूप जो मनुष्य के अधिकार के रूप में होती थी, यानी आपका क्या कर दिया जाएगा, आपको राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। तीसरा था जो तासीर या जज के द्वारा दी गई सजा जिसकी कानून के अंतर्गत परिभाषा नहीं दी गई हो। इसके अंतर्गत तिरस्कार, जन समुदाय के सामने बेइज्जती, देश से निष्कासित करना, कोड़े मारना, ये सारी चीज़ें जो सामान्य कानून के अंतर्गत आती थी, जो सामान्य अपराध आपने किया हुआ है। फिर मुगल सत्ता के विघटन तथा साम्राज्य का पतन होने पर न्यायिक संस्थाएं बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई और नियमित कचहरी है ना, जो कोर्ट वगैरह होते हैं के कामों का मुख्य नगरों तक सीमित रह गए और प्रांतीय गवर्नरों को कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त हुई। जैसे मुगल सत्ता धीरे धीरे समाप्त होने लगी, मुगल प्रशासन का अंत होने लगा, तो क्या हुआ, ये न्यायिक व्यवस्थाएं में धीरे धीरे क्या होने लगी, समाप्ति की तरफ बढ़ने लगी। ये तो हमने देख लिया मुगल प्रशासन। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश प्रशासन, ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश प्रशासन। तो वर्तमान भारतीय ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन अगर हम किया जाए तो ये प्रतीत होगा कि अधिकांश जो भारत है, ठीक है, अधिकांश भारत में ब्रिटिश शासन की विरासत है। आज भी हम देखें जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, जो हमारे संविधान की बातें हैं, ठीक है, शासन को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर मोस्टली 70% चीज़ें क्या ली गई हैं, वहीं से भारतीय शासन अधिनियम 1935 से 70% चीज़ें हमने एक्सेप्ट की है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश विरासत है, ब्रिटिश सरकार का जो रूल चलाने का तरीका था उसको हमने एज इट इज़ 70% चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। फिर भारत सन 1856 तक 1856 तक ब्रिटिश प्रशासन से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में 1600 ईस्वी में आई, भारत ने क्या किया, भारत में 1856 से लेकर 1856 तक ब्रिटिश प्रशासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा। लेकिन जैसे ही भारत में 1857 का विद्रोह होता है, 1857 का रेवोल्यूशन होता है, उसी समय से क्या होता है, उसी समय से ब्रिटिश सरकार ने कानून पारित किया और सम्राट ने फिर क्या कर दिया, 1858 से 1858 से कंपनी को पूर्णतः क्या कर दिया, अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब किसी भी प्रकार का कोई भी शासन इंडिया में नहीं चलाएगी, बल्कि अब क्या होने लगा, अब ब्रिटिश सम्राट जो था, है ना, ब्रिटेन का जो सम्राट था वो 1858 से अपने अधिकार में पूरे शासन को ले लिया। इंडिया में शासन कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, है ना, इन सब का निर्धारण कौन करेगा, ब्रिटेन से लंदन में बैठा हुआ ब्रिटिश सम्राट। अब प्रारंभ में कंपनी का कार्य विशुद्धता व्यवसायी था। जब शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो व्यापारिक कार्य के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार या शासन निकाय का दर्जा इसे मिल जाता है। कहने का मतलब है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसका उद्देश्य था कि व्यापार करना, ठीक है, क्योंकि उसने सुना था कि भारत क्या है, एक सोने की चिड़िया है। वो व्यापार करने के लिए भारत में तो आई, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, उसने सरकार पर कब्जा कर लिया और शासक धीरे धीरे कहीं कहीं छोटे छोटे राज्यों में इसने शासन करना भी प्रारंभ कर दिया। और एक समय आया कि ब्रिटिशों ने क्या किया, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और अपना उपनिवेश बना दिया। सन 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ और 1857 के सैनिक विद्रोह के बीच इन 9 वर्षों में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया और इस प्रकार शीघ्र ही भारत ब्रिटिश राजमुकुट, ठीक है, में एक बहुमूल्य हीरे के रूप में सुशोभित हो गया। यानी कहने का मतलब है कि इन 10 या 9-10 वर्षों के बीच में 1857 से लेके क्या होता है कि यहाँ पे अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने क्या किया, 1757 से लेकर के और 1857 के बीच 100 वर्षों के बीच, सॉरी, ठीक है, ये 100 वर्ष जो थे, इन्हीं 100 वर्षों के बीच में ब्रिटिशों ने क्या किया, अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना कंट्रोल बना लिया। जबकि आए थे पहले किस लिए, पहले आए थे व्यापार करने के लिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया, इन 100 सालों में, ठीक है, इन 100 सालों में पूरे इंडिया के ऊपर उन्होंने कब्जा बना लिया अपना। और शीघ्र ही फिर क्या हो गया, फिर ब्रिटिश जो ताज था, ब्रिटिश ताज का मतलब है ब्रिटिश का राजा, ब्रिटिश का सम्राट जो था वो क्या कर दिया, उसने सारे प्रशासन को अपने हाथ में धीरे धीरे ले लिया और वहाँ से कुछ गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट करके इंडिया में भेजता था। और इंडिया का प्रशासन कैसे चलेगा,
ये सारे कानून ब्रिटेन में पारित होकर के भारत में आते थे। फिर भारत में ब्रिटिश शासन काल को 2 चरणों में हम देख सकते हैं। पहला जो है 1858 तक कंपनी का शासन चला, ठीक है, यानी कंपनी का मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन चलाया। लेकिन जब 1858 से लेकर जब 1857 में जब इंडिया में विद्रोह हो जाता है, फिर उसके बाद से 1858 का एज आता है और 1858 से लेकर के 1947 तक फिर ब्रिटिश शासन ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया और अब ब्रिटिश ताज यानी जो ब्रिटिश का राजा था, ब्रिटिश का सम्राट था जो, उसने अब क्या किया, अब पूरी शक्तियां अपने हाथ में लेकर के शासन को चलाया। कब तक? 1947 तक। एक बार मैं आपको देखो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अब ब्रिटिश शासन में क्या होता है, 2 टाइप पीरियड में बांट सकते हैं। एक तो 1600 ईस्वी से लेकर के 1858 तक, यहाँ तक शासन किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन कर रही है। ये तो पहला स्टेज हो गया। दूसरे स्टेज में होता है कि होता क्या है इस पीरियड में, इसी पीरियड में होता है एक 1857 का विद्रोह, ठीक है। 1857 के विद्रोह में भारत ने क्या भारतीय सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। फिर इसी टाइम पे फिर ब्रिटिश को ये लगा, जो ब्रिटिश संसद को ये लगा कि अब क्या हो गया है, अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चलाने की योग्य नहीं रह गई है। तो दूसरा पीरियड जो शुरू होता है वो 1858 से लेकर के 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं होता। तो 1857 में क्या होता है कि 1857 में ब्रिटिश का जो सम्राट था, ठीक है, ब्रिटिश का जो सम्राट था उसने सारी शक्तियां अपने पास ले ली। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपने अंडर में ले लिया और अब जो सारे कानून बना रहा है, ठीक है, 1858 से लेकर के 1947, भारत जब तक आज़ाद नहीं होता, जब तक इसको फ्रीडम नहीं मिल जाती, तब तक सारे कानून, सारे शासन की संचालन कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश का संसद या ब्रिटिश का राजा, ठीक है। अब देखिए इस टाइम पे 1858 से लेकर 1858 से लेकर 1947 तक, ठीक है, बहुत सारे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाएंगे। इसके साथ जैसे कि 1947 तथा 1935 के अधिनियम के तहत परिसंघ और द्वैध शासन से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत 1947 तक प्रभावित न होने के कारण भारत सरकार का कामकाज कैसे होता था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार होता था, ठीक है। फिर इस प्रकार 1919 के अधिनियम के तहत किया गया कार्यकारी परिषद द्वारा 1947 तक जारी रहा सारे कार्य। मैक्सिमम कार्य 1919 के अधिनियम एक्ट के तहत होते थे। फिर कुछ ऐसे कार्य थे जो 1935 के थे। फिर भारत को स्वतंत्र और संप्रभु संपन्न देश घोषित किया गया और 1947 में ही भारत को आज़ादी मिली। इसके द्वारा क्या हुई, इसी के साथ ही भारत के प्रति जो ब्रिटिश संसद की जवाबदेही थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी खत्म हो चुकी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा केंद्र में और प्रांतों में दोनों स्तरों पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। भारत आज़ाद हो जाता है। आज़ादी के साथ अब हमारा वास्तविक पॉइंट जो शुरू होता है, पॉलिटिकल साइंस यहाँ शुरू होता है ना। अभी तो हमने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री के बैकग्राउंड की सारी बातें की कि भारत में प्रशासनिक विकास कैसे हुआ। तो अब यहाँ से संवैधानिक सरकारों की स्थापना होती है, एक प्रॉपर संविधान बनता है जिसके माध्यम से सरकार कैसे चलेंगी। अभी तो हम पीछे पढ़ रहे थे कि राजतंत्र था, मुगल बादशाह थे, है ना। लेकिन अब क्या होता है, सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। अब संवैधानिक प्रावधान आ गए हैं। अब नाम मात्र के लिए भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति की गई। ये कुछ अल्प समय के लिए थे। फिर दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता था, गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों को। इसने 1946 में गठित संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे। किसने? गवर्नर जनरल ने, ठीक है। एक संवैधानिक और दूसरा विधायी कार्य। इस औपनिवेशिक विधायिका को इतने प्रभुता संपन्न संस्था घोषित कर दिया इसने। फिर ये तो हमारा था ब्रिटिश प्रशासन के बारे में हमने देखा। फिर जब हम क्वेश्चन का आंसर, जब कंक्लूजन लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा, 18 या 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो भी होगा इतना ही का होगा, है ना।
तो आपको 6 से 7 या पेज में इतने में लिखना ही पड़ेगा, 5 या 6 से कम नहीं लिख सकते आप, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं इसमें, इतने सारे टॉप सब यूनिट्स हैं इसमें, तो इन सबको अब आपको दर्शाना पड़ेगा, तो अब बड़ा जाहिर सी बातें हो ही जाएगा। तो कंक्लूजन में आप हमेशा पॉजिटिव वे में लिखेंगे। जब तक आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे अच्छे तरीके से, कोई भी एग्जामिनर होता है पहले आपका सबसे पहले वो देखता है कि इंट्रो आपने कैसा लिखा है, ठीक है, इंट्रो देखेगा, फिर बीच के आपने बीच में क्या पॉइंट्स डाले हैं, कैसी हेडिंग आपने बनाई है, इन सब चीज़ों को देखेगा। जब भी आप हेडिंग बनाएं तो हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिखें, उसको अंडरलाइन कर दें, उसको हाईलाइट कर दें। देखिए ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं था, है ना। अगर आपने एक ही पेन से सारा कुछ लिख दिया, आप हेडिंग नहीं पता चल रही है आपने हेडिंग कहाँ बनाया है, पॉइंट्स कहाँ पे बनाया है, तो उसके मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। मैं मानता हूँ आपने 10 पेज लिखा, कोई हेडिंग नहीं डाली, कुछ भी नहीं बनाया, कोई पॉइंट्स नहीं, है ना, आप बेसिकली 8 पेज लिख दिए, 7 पेज लिखिए, पर आप प्रॉपर लिखिए कि आपका कंक्लूजन कहाँ पे है दिखना चाहिए, आपने पॉइंट्स कहाँ बनाए हैं वो दिखने चाहिए, आपने इंट्रो कहाँ पे लिखा हुआ है वो सब प्रॉपर तरीके से दिखेगा ना, तब एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इस स्टूडेंट्स में कुछ पोटेंशियल है, इसने चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज किया है, तो आपको वो 7 पेजेस में वो बढ़िया मार्क्स दे देगा, ठीक है। आप जितना लिख के आप 10 पेजेस में मार्क्स नहीं पाएंगे, उतना आप 7 पेजेस में लिख के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बशर्ते कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, सारा प्रॉपर दिखना चाहिए। तो बात करें निष्कर्ष की, कंक्लूजन की, तो इसमें लिखेंगे आप भारतीय प्रशासन पर ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मुगलकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन, इसके साथ ही ब्रिटिश कालीन प्रशासन का भी प्रभाव रहा है, परंतु भारतीय प्रशासन में समय समय पर आधुनिक जरूरत को देखते हुए इसमें और भी बदलाव किए गए हैं। जैसे वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि कल्याणकारी राज्य के विचार को देखते हुए भारतीय प्रशासन में और अधिक पारदर्शिता और अधिक लचीलापन तथा प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी बनाने का कार्य किया गया है। आप अगर इसमें और एक पॉइंट जोड़ना चाहें कि अगर हम भारतीय प्रशासन को देखें, अगर भारतीय प्रशासन के विकास में की बात करें, तो भारतीय प्रशासन के विकास में जो सर्वाधिक प्रभाव रहा है ना, वो ब्रिटिश प्रशासन का रहा है। ब्रिटिश प्रशासन का जो मैक्सिमम जो टर्म्स रहा है, जो ब्रिटिश प्रशासन की जो अधिकतर शब्दावलियां हैं, जो अधिकतम जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, भारतीय शासन अधिनियम 1935 चाहे रहा हो, चाहे 1919 का एक्ट रहा हो ना, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रहा हो, कुछ जितने भी प्रावधान ब्रिटिशों ने किए थे भारत में शासन को चलाने के लिए, तो मैक्सिमम चीज़ें भारत ने एज इट इज़ क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। चाहे वो सिविल सर्विसेज रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ों को भारत ने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप जब भी लिखें कंक्लूजन को जरूर लिखें, है ना। और ये सारे पॉइंट्स में आप चाहें तो केंद्रीय प्रशासन की हेडिंग बना के उसके अंतर्गत लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, या फिर इन सबको आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर हेडिंग आपकी दिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन बन सकते हैं मुगल प्रशासन की विशेषताएं में। अगला क्वेश्चन आ जाएगा मुगल प्रशासन क्या है, या मुगल प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं थी। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, फौजदारी और दीवानी न्यायालय तक। तो ये हो जाएगा आपका। और विशेषताएं पूछेगा कि सॉरी, अगर भारतीय प्रशासन के विकास की बात करेगा तो विकास में आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, जितने भी चाहे मुगल हो, चाहे मौर्यन हो, चाहे ऋग्वैदिक हो, चाहे उत्तर वैदिक, जैसे जैसे भारतीय प्रशासन का विकास हुआ है, आप ध्यान रखना कि सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। ऐसा नहीं पहले ब्रिटिश का लिख दें फिर उसके बाद ऋग्वैदिक लिखें, नहीं, जैसे ऋग्वैदिक हुआ, उत्तर वैदिक हुआ, फिर मौर्यकालीन आया, फिर गुप्त पीरियड आया, फिर क्या कहते हैं आपका इस तरीके से, फिर दिल्ली सल्तनत, ये सारी चीज़ें, फिर मुगल काल, फिर ब्रिटिश प्रशासन, तब जाके ऐसे भारतीय प्रशासन का विकास हुआ। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ इसकी बहुत ज़्यादा है। बाकी मैं अभी नेक्स्ट और भी क्वेश्चन आपके लिए सर्च कर रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ठीक है। उन स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो अभी किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में या इग्नू में, DU में, SOL में कहीं भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा अलग अलग तरीके से गया है पर मीनिंग क्या है सबकी एक है, ठीक है। थैंक यू।